बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने हमें जब न्यूमरोलॉजी पहले सिखाई थी लास्ट ईयर, तब आपने हमें लाइफ नंबर से 2 चीजें सिखाई थी। वो 12 का ईयर्स का ग्राफ बनवाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसपे हमारा जो लाइफ नंबर हम लिखते हैं तो उसमें कि हम हमारी लाइफ किस कब तक रहेगी और वो एसोसिएटेड नंबर का हम पे क्या असर रहेगा, आपने वैसे हमें समझाया था। बट अभी जब आपने लास्ट वीक दोबारा समझाया तो वो कॉन्सेप्ट अलग था न्यूमरोलॉजी का। वो भी आपने एक तरीके से कैलकुलेशन ही हमें सिखाएगी, और वो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि दोनों में से दोनों ही इस्तेमाल करनी होती है, या डिफरेंस क्या है, या दोनों में से बेस्ट क्या होता है, कौन से ज्यादा एक्यूरेट होता है, कौन सा नहीं होता है मेथड? बेटे, वेस्ट में, यूरोप में जो रोमन एस्ट्रोलॉजी है, बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो राइज है। तो पूरा वेस्ट और पूरा अमेरिका और हमारा तकरीबन आधे से ज्यादा एशिया और मिडल ईस्ट और हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये तकरीबन 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो ये जो रोमन बेबीलोनियन मेथड ऑफ कैलकुलेशन है उसको यूज करते हैं। उसमें वो ये करते हैं कि जो आपकी डेट होती है ना, डेट से जो नंबर आपका आएगा, ये नंबर आपके लाइफ के पहले साइकिल को, ना डेट नहीं, मंथ का जो नंबर है, मंथ का नंबर आपके लाइफ के पहले साइकिल को डील करेगा। डेट का नंबर आपके लाइफ के दरमियान वाले साइकिल को, और ईयर का नंबर आपके लाइफ के थर्ड वाले साइकिल को डील करेगा। और ये बंदे का जो मेन मतलब है कि डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, वो सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके निकालते हैं। उसमें डेट, मंथ और ईयर सारे को ऐड करके सिंगल डिजिट में ये ले जाते हैं। वो सिंगल डिजिट जो आता है उसको कहते हैं कि ये बंदे का एक तरह से डेस्टिनी नंबर है। सारी जिंदगी इसकी चीजें इस नंबर के गिर्द घूमेगी। और घूमेगी कैसे? जो मंथ का नंबर होएगा वो लाइफ के पहले साइकिल के साथ डील करेगा, और जो डेट का नंबर है वो लाइफ के सेकंड साइकिल के साथ, और आगे तीसरे। अब मान लो कि अगर सारा कुछ ऐड करने से, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने से, अगर बिल फर्ज जैसे 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, तो 12 से भी 3 आ गए, दिसंबर से भी 3 आ गए, और 1911 जो है उससे भी 3 आ जाते हैं। ऐसे ही है, सारे 12 ही बन जाते हैं ना। तो ये तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो बनता है 9। सारा अगर इकट्ठा कर दिया जाए 12 दिसंबर 1911 को, तो 9 बनता है। अभी अगर किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1911 है, तो इस बंदे का डेस्टिनी नंबर वो 9 समझते, सारी डेट को इकट्ठा करके। अब जो इस बंदे का लाइफ का पहला साइकिल होएगा वो दिसंबर के नंबर के साथ होएगा। अब दिसंबर का नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, तो 9 और 3 का तो वैसे ही चोली दामन का साथ है, और 3, 6 और 9 ये वैसे भी अपर रेलम को डील करते हैं। इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी है। 3 के मल्टीपल से 9 बनता भी है, ये फ्रेंडली नंबर भी है। तो 9 का पूरा इम्पैक्ट जो है, या पूरे का पूरा उसकी सपोर्ट जो है, वो 3 को मिलेगी। ऐसे ही इस बंदे का जब सेकंड साइकिल आएगा तो वो भी 3 है, उसमें भी 9 के पूरे इम्पैक्ट आएंगे, और थर्ड साइकिल भी इसका 3 है, उसमें भी 9 के पूरे इम्पैक्ट आएंगे। अगर मान लो कि किसी जगह पे 1 आ जाता है, कहीं 4 आ जाता है, कहीं
आ जाता है, 8 आ जाता है, तो 9 का 1 के साथ वो वाला कनेक्शन नहीं है जो 3 और 6 से बनता है। तो अब 9 के असरात पड़ेंगे किस पे? 1 के ऊपर, अगर पहला नंबर 1 है तो। और 1 को सपोर्ट कहां से आएगी? 9 के नंबर से आएगी। फिर आगे दूसरा नंबर 4 है, तो 4 और 9, ये 4 नंबर जो है ये सपोर्ट कहां से लेगा? 9 नंबर से। मगर रोल प्ले कौन करेगा? 4, दरम्यान वाले साइकिल। अगर थर्ड नंबर में इसी तरह से 8 है या 7 है, तो वो साइकिल उसको वो डील करेगा, मगर उसको घर से मेन स्टोर क्या है? वो 9 है। तो जो मेन स्टोर उसको पीछे बैठा है सपोर्ट करने के लिए, पावर हाउस, वो उसका डेस्टिनी नंबर है। आगे उसने उस डेस्टिनी तक पहुंचना किस रास्ते से है? कभी 1 के रोड पे चढ़ के, कभी 4 के रोड पे, और कभी 8 के रोड पे चढ़ के। ये तरीकाकार जो है ये तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है। 70 to 80% of the population of all over the world is using this method। लेकिन जो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि जो भी डेट हो उसको सारी को मल्टीप्लाई कर दें, सीधा मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास 5 या 6 या 4 नंबर में जो आंसर आता है, ये वाले जो नंबर है इनको आपने इस तरीके से देखना है कि हमारे यहां जो एज है बंदे की वो 75 से 100 साल के बीच में होती है। अब बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ आएगी ना जिस ईयर में, उसमें ठीक 25 साल डाल के तो देखें कि क्या 25 साल के बाद जो ईयर आ रहा है उसमें उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ पे क्या डे सेम आ रहा है। अगर तो डे सेम आ जाता है तो फिर आप इसके एक साइकिल को 25 साल का मानेंगे, तो टोटल 3 साइकिल है, तो आप इस बंदे की एज 75 साल मान के चलेंगे। और अगर 25 साल पे वो डे सेम नहीं आता तो आप अगले साल में देखेंगे, 26वें साल में देखेंगे कि क्या वही डेट सेम डे पे आ रही है। अगर सेम डे पे आ जाए तो एक साइकिल 26 साल का माना जाएगा। अगर 26वें साल पे भी नहीं आता तो 27वें में, 28वें में, 29वें में, 30वें में, 31वें में, जिस ईयर में जाकर सेम डे आ जाएगा उसी डेट पे जो डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे था, तो समझ लेना कि इस बंदे का लाइफ साइकिल जो है वो एक साइकिल इतने सालों का है, वो 26 का है, वो 27 का है, वो जितने का है। अब अगर किसी का 27 साल के बाद सेम आता है तो 3 साइकिल है 81, आप बंदे की एज 81 मानेंगे। अगर किसी का 30 साल के बाद आता है तो आप बंदे की एज 90 साल मानेंगे। अब जो भी बंदे की 3 साइकिलों की टोटल एज निकल रही है आपके सामने, वो 70 है, 75 है, 80 है, 84 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास डिजिट आए कितने। ठीक है, अब अगर बिलफर्ज आपके पास से 5 डिजिट आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने मल्टीप्लाई करा, आंसर आपके पास 5 डिजिट में आया है, 5 नंबरों में आया है आंसर, और उधर आप एज उसकी निकल रही है वो आती है 27 साल एक साइकिल के, तो 81, तो यहां एक डिजिट जो है वो 16 साल को शो करेगा। तो इस तरीके से जो पहला नंबर होएगा वो 16 साल का, दूसरा नंबर 16 साल का, तीसरा नंबर 16 साल का, चौथा नंबर 16 साल का, पांचवा नंबर 16 साल का। और अगर 6 डिजिटों में आया है तो आप उसको जाहिर है कि 81 को 6 पे तकसीम कर दे तो वो 13 साल 8 9 माह या 14 साल का एक डिजिट बन जाएगा। फिर आप एक डिजिट को 13 साल या 14 साल मान के चलेंगे। और अगर उधर साइकिल 81 साल का है और इधर
आपके 6 डिजिट है तो आप 12 छिका 84 या 12 पंजा 60, 12 छिका 72, अगर 75 साल का है तो आप 12 साल का मानेंगे। वो साइकिल आपने उस तरह से मानना है कि उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम डे पे किस ईयर में जाकर रिपीट होती है। तो इससे जो आप निकालेंगे ये ज्यूस का मेथड है। ये सुलेमान जी के जमाने में जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी की थी ये उन लोगों का मेथड है। ये वाला मेथड जो है मेरे नजदीक ये इंसान के साथ ज्यादा डील करता है। इस कैलकुलेशन में आप ज्यादा परफेक्टनेस के साथ ज्यादा डीप आप रिलेशनशिप निकालते हैं। वो वाला जो मेथड है उसमें आप उतना डीप नहीं निकाल सकते कि आपके पास नंबर 3 आते हैं टोटल, और आपको 2 नंबरों को आपस में जोड़ के रिजल्ट निकालना पड़ता है। यानी कि हर वक्त आपको डेस्टिनी नंबर भी जेन में रखना पड़ेगा, साइकिल वाला नंबर भी जेन में रखना पड़ेगा, और उन दोनों में से फैसला करना पड़ेगा कि अगर डेस्टिनी नंबर ये हो और साइकिल का नंबर ये हो तो इसका क्या मतलब है। इसको डेस्टिनी से कितनी सपोर्ट मिलेगी, पावर हाउस से कितनी सपोर्ट मिलेगी, और इसके ऊपर असरात कैसे आएंगे। तो ये ज्यादा एक तो खपाता है इंसान को, और दूसरा ये नंबर थोड़े होने की वजह से आप पूरी परफेक्टनेस के साथ बंदे की लाइफ साइकिल को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ये जो ग्राफ बनेगा 5-6 नंबर का, ये उसके 12-14 सालों का जो एक ग्राफ होएगा, तकरीबन कोई 2-4 माह आप ऊपर नीचे होएंगे, अदरवाइज आपकी सारी प्रिडिक्शंस उसके लाइफ के मेजर इवेंट्स को जो है ना वो आपस में संभालेंगी। अब अगर 6 डिजिट आ गए तो पहला जो डिजिट है ना, पहला डिजिट, आप पहले डिजिट का टेबल पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल पहला डिजिट किसी बंदे का 2 है। अब आप 2 का टेबल पढ़ते जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है। आपने ये देखना है कि आगे ग्राफ के अंदर कहीं 2 का टेबल जो है उसका कोई नंबर आता है, यानी कि ये जो 6 डिजिट आए हैं, क्या 2 के बाद कोई ऐसा नंबर इसमें रिपीट होता है कि जो 4 हो या 6 हो या 8 हो। अगर वो नंबर रिपीट होता है तो वो जो 4 आएगा या जो 6 आएगा या जो 8 आएगा, उस जगह पे इस 2 नंबर के इफेक्ट और असरात भी उस नंबर के अंदर ऐड हो जाएंगे, और वहां पे वो पूरी उसकी अपनी स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ होएगी, वो पूरी सपोर्ट के साथ अपना वो काम करेगा। और अगर 2 के टेबल से रिलेटेड कोई भी नंबर आगे नहीं खड़ा, ना कहीं 4 खड़ा है, ना 6 खड़ा है, ना 8 खड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 के असरात सिर्फ इसी साइकिल में रहेंगे, इस 12 साल या 14 या 15 साल में रहेंगे। उसके बाद 2 के असरात इसकी लाइफ में दोबारा कहीं और रिपीट नहीं होंगे या उनका कोई असरात नहीं आएगा। फिर आगे आपने सेकंड नंबर को देखना है। मान लो कि सेकंड नंबर 6 है, तो अब इस 6 में देखा जाएगा कि ये 2 के टेबल में ऑलरेडी आता है, इसका 2 के साथ रिलेशन है, लेकिन 6 के बाद फौरन 5 खड़ा है। 6 और 5 की आपस में नहीं बनती, पीछे से इसको सपोर्ट मिल रही है, आगे से इसको डांट मिल रही है, दरमियान में ये 6 खड़ा है। तो ये ग्राफ वैसे तो 2 से 6 पे चला गया, इसको बैक से, पास्ट से, माजी से तो सपोर्ट मिली है, आगे से भविष्य, फ्यूचर या 5वें नंबर की तरफ चलते हुए अड़चने, रुकावटें आ रही है। अगर आगे इसके नंबर कोई और ऐसा खड़ा हो जो इसका फ्रेंड हो, जैसे 9 अगर इसके साथ खड़ा है या 6 खड़ा है या 3 खड़ा है, तो फिर इसको आगे बढ़ने में भी सपोर्ट मिलेगी। आप ओवरऑल जस्ट सिर्फ ग्राफ के ना नंबर को ही अगर जेन में रखें ना कि यार नंबर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपको काफी सारी चीजें उस ब्रैकेट के अंदर होने वाली का पता लग जाएगा। ये तो इतनी ज्यादा वो एक खिचड़ी है,
इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है कि ये बंदा अगर करने बैठे ना तो कम से कम इतना बड़ा चार्ट चाहिए। तो चार्ट पे 70 किस्म के पॉइंट निकलते हैं कि यार आपने इनको इस तरीके से कैलकुलेट करके सामने रखना है, फिर जाके आप जो एक बंदे का लाइफ चार्ट निकालेंगे वो लाइफ चार्ट बनेगा। इतनी सारी तरद्दुद करने के बाद एंड रिजल्ट क्या आता है? ये सारे का सारा चार्ट दोनों हाथों से उठी हुई दुआ के आगे कुछ नहीं कर सकता। बस फाइनल यही। न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी, पामिस्ट्री मैंने सीखी, एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी, लेकिन जिस दिन से दुआ मांगना सीखा है ना, जो तसल्ली दुआ से आती है ना, वो न्यूमरोलॉजी से नहीं आती, वो पामिस्ट्री से नहीं आती, वो एस्ट्रोलॉजी से नहीं आती। किसी चीज से वो सुकून नहीं मिलता, वो मुराद नहीं मिलती जो दुआ से मिलती। बच्चे, मैंने वैसे आपको सिखा दी है ये चीजें, बतला दी है ये चीजें, मगर इन सारी चीजों का कंट्रोल जिसके हाथ में है ना, उसका नाम खुदा है। तो अगर कंट्रोलर के साथ कोई थोड़ा बहुत बंदे का राब्ता हो ना, वो अगर निकल आए ना आपके डिस्ट्रिक्ट का, अमृतसर का, और उसकी माँ जो है ना वो आपके पड़ोस में ब्याही हुई लेडी की फूफी लगती हो, तो आपका कोई थोड़ा बहुत उनके साथ कोई ताल्लुक निकल आए, तो फिर समझ लेना कि काम हो जाए कि जी आप कंट्रोलर तक किसी न किसी हवाले से रेफरेंस से चले गए हैं। कंट्रोलर ਤੁਹਾਡੇ डिस्ट्रिक्ट का निकल आया ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜੋਸਨ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਟਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ इस चीज के उत्ते यकीन रखना कि ये सारी बातें गलत हो सकती है, मेरे रब की चाहत गलत नहीं हो सकती। अगर मेरे रब ने चाह लिया कि ये चीज मुझे अदा करनी है तो फिर ना उसे कोई नंबर रोक सकता है, ना उसे कोई हाथ की लाइन रोक सकती है, ना उसे किसी प्लेनेट की कोई चाल रोक सकती। और अगर वो चीज रब ने फैसला कर लिया कि नहीं अता करनी है तो फिर ना उसे कोई प्लेनेट दे सकता है, ना कोई वक्त का राजा दे सकता है, ना कोई नंबर्स दे सकता है, ना कोई हाथ की लाइन दे सकती है, फिर कोई भी नहीं दे सकता। तो जो एक्चुअल देने वाला है, रियल डूअर है, रियल डूअर खुदा है। ये सब की सब कैलकुलेशंस है। आप कैलकुलेशन कर सकते, कैलकुलेशन में आपकी परफेक्शन बहुत अच्छी भी हो सकती है। आप बंदे का पूरा चार्ट सारा निकाल सकते हैं, एक एक दिन तक आप उसका वो लाइफ एक्टिविटीज निकाल लेंगे कि यार इस दिन ये होएगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होएगा, कर लोगे। मगर फिर भी तुसी ये देखोगे कि बहुत सारे बंदियां ते तुहाडा वो लाइफ चार्ट दा साइकिल जिहड़ा है ना वो पूरा नहीं उतर रहा। तो क्यों नहीं पूरा उतर रहा? जिसका मतलब है कि उत्ते कोई बैठा है वो अपनी प्लानिंग कर रहा है, तो जो उत्ते बैठा हुआ अपनी प्लानिंग कर रहा है वो फिर बाकी का पता ते बाकी दी चीज है ਉਹਦੇ ਕੋਲ पता लगेगी कि किथे किथे चेंज किया जाए जी, की चेंज किया जाए। तो मेरी जान, हाथों से सब कुछ करे मगर एंड पे आकर दोनों हाथ रब के आगे फैला दिया। रब्बा मैं सारा दिन मेहनत कर सकती थी, एफर्ट कर सकती थी, आंकड़ा चला सकती थी, कैलकुलेशन कर सकती थी, तो मैंने कर दी है, मेरा काम हो गया खत्म। इससे आगे तेरा काम शुरू। अब इस काम को स्वीकार करना है, किसी किनारे लगाना है, इसको फल देना है, रिजेक्ट करना है, रद्दी की टोकरी में डालना है, क्या करना है ये तो रब्बा तेरी मर्जी है ना। तू जैसे चाहेगा वैसे ही होएगा ना।
मेरे चाहने से थोड़ा होएगा, तेरे चाहने से होएगा ना। तो मेरे रब, मैं ये चाहता हूं, मैं अपनी चाहत तेरे आगे रख सकता हूं, मगर कोई ये थोड़ा है कि जो मैं चाहूंगा वैसे होएगा। मेरे रब, होगा तो वैसे जैसे तू चाहेगा। बस मेरी एक चाहत है, मेरे रब तेरे दरबार में स्वीकार हो जाए तो भी बल्ले बल्ले, नहीं स्वीकार होती तो हम तो सरेंडरनेस के आदी हैं, हमारे यहाँ तो सरेंडरनेस पाई जाती है। रब्बा तेरा फैसला मेरे से सोना होएगा, मेरे से ज्यादा अच्छा होएगा, तू मेरे से बेहतर जानता है, तू जो करेगा मैं उसको स्वीकार करूँ। जय